वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में एक लेंस का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। तो ये कन्वेक्स लेंस के बारे में है ना। तो यहाँ बताया कि 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो ये कवर किया हुआ है ना कन्वेक्स लेंस को ऐसे करके। तो मान लीजिए कवर किया है। तो कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये क्वेश्चन है। तो इसको डायग्राम बना के हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब जो लेंस कवर किया जाता है हाफ, तो इमेज बनता है। यहाँ पर आप देखिए, कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस द इमेज। तो आपको लिखना है यस। तो आंसर है यस। अभी क्यों यस है? क्योंकि आधा कवर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे। अभी डायग्राम के लिए मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। कोई भी जो लेंस का डायग्राम आएगा तो यही फॉलो करिए, तो आपको बहुत आसानी से अच्छे से डायग्राम बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ द लेंस। अभी कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडिल, तो आप छोटा सा शेप दे दीजिए इसको। तो याद कीजिए, ये लाइन एक्सिस जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादा थिक मत बनाइए, ऐसा थिक मत बनाइए। यूजुअली थिन लेंस यूज़ करते हैं हम लोग। तो थिन लेंस हो गया। अभी यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर मार्क कीजिए, डिस्टेंस लेके यहाँ पर f2, फिर यहाँ से 2 लेके 2f2। तो मैंने क्या बताया, कितना डिस्टेंस लेना है? 2 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये मेरा सजेशन है 2 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छा साइज का एक इमेज डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लिखे f1 और ये 2f1। तो कन्वेक्स लेंस के लिए f2 उधर होता है, सेकेंड फोकस, मेन फोकस उधर रहता है। तो याद रखिए, कॉन्केव के लिए उल्टा हो जाता है। तो कॉन्केव का डायग्राम आ गया तो उल्टा मार्किंग करना। तो 2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ देखिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो मैंने लिया 2 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर का लेंगे तो बहुत बड़ा डायग्राम है, और आईसीसी सिलेबस में आप देखिए जो स्केल डायग्राम नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो आपको यही आप फॉलो कीजिए। तो आपको ये नहीं बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ का लेंस बनाओ, डायग्राम बनाओ, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो है आइडिया लेना है कि ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर में है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में रखा है। तो वो स्केल डायग्राम नहीं है कि एक्चुअल आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए फोकल लेंथ 10 है, ये 10 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखना है। तो ये 10 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 10 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर रखना है हमें। देखिए, आपको समझ में आ गया। तो ये जस्ट एक आइडिया लेके आपको बनाना है, एक्चुअल स्केल डायग्राम ज़रूरत नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा, तो ये 10, ये 10, फिर यहाँ और 10। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा 30 सेंटीमीटर वाला। तो अभी इमेज बनाते हैं। अभी ये कवर है, मान लीजिए नीचे वाला कवर कर लिया ब्लैक पेपर से। अभी ऊपर वाला पार्ट जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहला रे कौन सा लेना है हमें? तो याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। सबसे पहला रे हमें टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए, और ये ऑब्जेक्ट को बड़ा मत लेना, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का लीजिए, या आपकी कॉपी में ये लाइन्स रहता है ना, रूल्स,
रूल्स रहते हैं पैरेलल। तो एक स्पेसिंग ले लीजिए, यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक स्पेसिंग ले लीजिए और यहीं से पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो आइडिया यूज़ कीजिए, ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। अभी ये इसको एक्सिस तक ले जाइए। कोई बच्चे यहाँ से ही रिफ्रैक्ट कर देते हैं, एक्चुअली इधर ही से होता है लेकिन दोनों सरफेस से होता है, हमें वो दिखाना नहीं है, हमें एक्सिस से ओवरऑल डेविएशन दिखाना है। तो ये रे को पैरेलल ये एक्सिस तक ले जाइए। कहाँ तक? एक्सिस तक। तो अभी यहाँ से पैरेलल रे है तो ये फोकस से पास करेगा। तो ये फिक्स्ड है रूल, पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, F2 कन्वेक्स के लिए। तो ये याद कीजिए, पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, याद कीजिए इसको। और ये पैरेलल लेते हैं तो फोकस से पास करना, यदि पैरेलल नहीं लेते हैं तो फोकस से पास मत करना। जब पैरेलल लेंगे तभी फोकस से पास करेगा। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, और एक रे लेंगे, और एक रे हम क्या ले सकते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा, ऐसा अनडेविएटेड जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो यहाँ से जो रे जाएगा तो ये सीधा जाएगा, और जहाँ पर ये जो मिल रहे हैं तो वहाँ इमेज बनेगा। अभी और एक प्रॉब्लम क्या है कि एरोज दिखाना आपको, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर मिल रहे हैं वो इमेज होता है। कहाँ से रे आ रहे हैं, देखिए कहाँ से रे है, ये है टिप से। तो ये टिप बनेगा यहाँ से, ठीक है, ये टिप बनेगा, और बेस है ये ऑप्टिकल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बनाना है। तो ड्रॉ ए डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर है यस। अभी क्या डिफरेंस होगा, और यदि इसको नहीं कवर करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ से और भी रेज आएंगे और इमेज बनेगा वहाँ पर। तो ये ब्राइटर इमेज बनेगा। लेकिन इस केस में कुछ पूछा नहीं है तो लिखना नहीं है आपको, तो लेकिन आपको पूछ सकता है अलग से क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द इमेज देन व्हेन द लेंस इज नॉट कवर्ड। तो आपको लिखना है द इमेज इज ब्राइटर व्हेन द लेंस इज नॉट कवर्ड, व्हेन द लेंस इज कवर्ड, सम पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड, देन इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज लो। तो ऐसा करके लिखना, क्योंकि हाफ सेक्शन से ही लाइट जा रहा है तो कंप्लीट इमेज बन जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज कम होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डायग्राम बनाना है और लिखना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखें कि डायग्राम कैसे बनाना है, और कहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, कैसे रेज लेना है, और कैसे इमेज बनाना है। और एक कॉन्सेप्ट भी सीखें कि इफ द लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, इमेज will be formed, complete image will be formed, but with less brightness। तो ये सीखा और डायग्राम सीखा। और एक बियॉन्ड 2f यदि हम लेते हैं, है ना, तो कहाँ इमेज बनता है बिटवीन F2 एंड 2F2, तो सीखा। और आपने कैसे डायग्राम बनाना है, ये एरोज लगाना मत भूलना, मार्क्स कटेगा। तो एरोज लगा के कंप्लीट सॉल्व करते हैं लेंस का। और आपको कैसा लगता है लेंस का न्यूमेरिकल, आसान लगता है? तो आसान है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स साइन कन्वेंशन याद करना पड़ता है। तो आप साइन कन्वेंशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और मैं कुछ आइडिया यहाँ पर दे दूँगा, आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो ये convex lens का क्वेश्चन है, और concave lens का भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या डिफरेंस है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कन्वेक्स लेंस है,
तो कन्वेक्स लेंस को आप इमेजिन करिए ये ओरिजिन में, ठीक है, ओरिजिन में इमेजिन कीजिए। तो इस साइड ग्राफ याद कीजिए, ग्राफ में क्या करते हैं, उस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद कीजिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखना, ये ऑब्जेक्ट याद रखना इधर। तो ये ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड लगाना। यदि इमेज उधर बनता है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव साइन लगाना, और यदि इमेज इधर ही बनता है तो फिर ये नेगेटिव साइन लगाना। तो अभी यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये लिख के रखिए। तो ये 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंथ अलग चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है, ठीक है। इसको ओ लिखेंगे और इसको यू लिखेंगे, तो अलग अलग है। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। अभी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया कि फोकल लेंथ जो f2 है ये इधर रहता है, तो ये देखिए ये फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाता है कन्वेक्स के लिए। तो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर लिखे। तो ये पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ उस साइड में रहता है, पॉजिटिव साइड में रहता है, क्योंकि f2 ये राइट साइड में। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, हाँ देखिए ये 15 सेंटीमीटर दिया, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ये किस साइड में है, ये नेगेटिव साइड में, तो ये u नेगेटिव, हमेशा u नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड ही रखा जाता है, तो याद कर लीजिए। तो अभी हमारे पास f है, u है, o है, तो हम v निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला लगाइए, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आप अपने कॉपी में लिखें 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अभी हमारे पास o का वैल्यू है और o ऊपर की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, पॉजिटिव होगा। तो याद रखिए ये वाला ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं तो ये लेना है, तो अलोंग बाय एक्स एक्सिस इस साइड में, तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 15 लगाया। तो इसको ध्यान दीजिए, ये चीज़ यदि आप ध्यान रखते हैं तो बड़ी आसानी से होगा, नहीं तो यदि साइन गलती ले लिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी वैल्यू पुट कीजिए 20, 1/v मालूम नहीं है, v मालूम नहीं है, v निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो 1/, देखिए माइनस ये फार्मूले का है और u का साइन फिर माइनस है, दो बार लिखना है माइनस। आप मत सोचिए कि ये तो माइनस लिख लिया तो यहाँ पर नहीं लिखना है, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, तो आपको क्या सोचना है, माइनस फार्मूले का लिखना है और u का जो अपना साइन है वो भी लिखना है। तो इसके बाद आप सारे जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है उसको ऊपर ले जाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए, तो नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में मत रखिए उस अगले स्टेप में, फिर वो नेगेटिव साइन लेके एलसीएम में बहुत मिस्टेक होता है बच्चों से। तो आप, मेरा सजेशन है कि कोई भी नेगेटिव साइन है तो ऊपर लिखना है, तो ये मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/20 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। तो मैं 1/v को यहीं रख देता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 60, तो 3 माइनस 4 1/v, तो माइनस 1/60 1/v, तो v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। नहीं, तो अभी v नेगेटिव में आ गया, तो ये इधर ही इमेज बनेगा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर में ये इमेज बनेगा। तो माइनस आया तो इसका मतलब इधर ही बनेगा, तो याद रखिए। तो इस तरह से सॉल्व करना। तो आप भी अभी कॉपी में लिखिए, जैसे मैंने किया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने लिख लिया कॉपी में। अभी हम इसको पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया। अभी नेक्स्ट क्या है,
हम नेचर देख सकते हैं, इसमें साइज निकालना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन एम वी बाई ये लगाएंगे। तो जब भी नेचर पूछेगा तो एम वी बाई यू लगाएंगे, ठीक है। वी कितना है -60 और यू कितना है -15। तो विथ साइन आपको लगाना है, ध्यान दीजिए। सो एम है वी बाई यू और v का वैल्यू आया -60, माइनस लेना है, साइन लेना है, u का -15। तो साइन के साथ आप सॉल्व करना है, तो ये हो गया 4 + 4। तो देखिए m पॉजिटिव आया, तो इट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल। तो नेचर आ गया वर्चुअल। अभी साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, अभी ये जो 4 दिखा रहा है ना, 4 मतलब 1 से बड़ा है, तो m इज मोर देन 1, तो ये हो गया एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, क्योंकि हमें अभी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इमेज का भी एक्चुअल साइज हम निकालेंगे। तो लेकिन हमें पता चल गया यहाँ से मैग्नीफिकेशन वैल्यू से कि ये एनलार्ज्ड इमेज होगा। अभी कितना बड़ा होगा, 4 सेंटीमीटर कितना बड़ा बनेगा, तो अभी चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, I/O = V/U। तो m का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है I/O और एक होता है m = V/U। तो अब ये दोनों ही लगा देंगे, यहाँ पर दोनों इक्वल है। यहाँ पर मैंने नेचर के लिए m = V/U लगाया, क्योंकि v भी मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया। I मालूम नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे। पहले हम देख लेते हैं V/U से, तो पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, नेगेटिव आएगा तो रियल होगा। m नेगेटिव रियल लिखिए, साइड में कॉपी में लिखिए, m नेगेटिव रियल इमेज, m पॉजिटिव वर्चुअल इमेज लिख के रखिए, बहुत काम आएगा। और m का जो विदाउट साइन लेना है, वैल्यू देखना है। यदि मोर देन 1 है, जैसे -4 भी आता तो सिर्फ 4 को ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। नेगेटिव के लिए हम रियल वर्चुअल बता दिया। जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू है, यदि वो बड़ा होता है 1 से तो एनलार्ज्ड, कम होता है डिमिनिश्ड, इक्वल होता है सेम साइज। लिखिए कॉपी में लिखिए, m इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं विदाउट साइन। 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड, m इज़ लेस देन 1, हाँ तो लिखिए डिमिनिश्ड इमेज। और m इज़ इक्वल टू 1, तो ये सेम साइज। तो तीन हो गए। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारा m इज़ ग्रेटर देन 1 आया, 4 आया। तो चलिए अभी एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज, तो I मालूम नहीं, O का 4 है, 4 सेंटीमीटर, और V कितना है -60 और -15, या डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट आप कर चुके हैं। तो अभी हो गया, देखिए ये 4 हो गया, तो I = 16 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज 16 आया। तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव मतलब ये ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, और पॉजिटिव आने का मतलब है ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे आ गया तो नेगेटिव इन्वर्टेड इमेज होगा। तो ये आप याद रखना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, साइन कन्वेंशन लगाना है, और ग्राफिकल सिस्टम से आप साइन कन्वेंशन, इसके बारे में क्वेश्चन जो 2024 में आया था वो सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, और याद रखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, वो हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 2024 शायद आपने भी सॉल्व किया होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में,
ये डायग्राम दिया है प्रिज्म का और कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, है ना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रिज्म राइट एंगल प्रिज्म है, एंगल ऑफ इधर ये एंगल नहीं दिया है तो हमें निकालना है, लेकिन ये इंसिडेंट नॉर्मली, सो इट इज़ गोइंग स्ट्रेट, ब्लू कलर लाइट है, ये जा रहा है और यहाँ जाने के बाद ये सरफेस से जा रहा है, तो ये लाइट एकदम सरफेस से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको समझते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, चलिए जल्दी से समझ लेते। जैसे क्या होता है, एक ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से जो लाइट जाता है ना, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। देखिए ये रे जो है डेंसर टू रेयरर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, एंड द लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट जाना चाहिए ना, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कंपेयर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ये नॉर्मल से उस साइड में जाएगा, दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये मतलब है। अभी यदि हम इसको एंगल बढ़ा देते हैं और एक रे ले लेते हैं सेकेंड रे, तो आई बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा। तो देखिए ये इधर चला जाएगा, तो आई बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा, क्योंकि लॉ क्या बताता है, साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के लिए ये आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ना चाहिए, तो इधर जाएगा। तो अभी रे ऐसे था, ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो ये नीचे जा रहा है ना। तो अभी और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो थर्ड रे देखिए ये एकदम सरफेस से जाने का चांस है, क्योंकि ये रेज ऐसे नीचे 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 आ रहे हैं, तो इसको भी हम बढ़ा देंगे तो एक रे ऐसा आएगा कि ये सरफेस से जाएगा। तो अभी सरफेस से जब जाएगा, है ना, तो सरफेस से जब जाएगा तो वही जो एंगल होता है, जो रे सरफेस से जा रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। देखिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। Critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the ray goes along the surface, and what is the angle of refraction? तो इसका रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो देखिए ये 90 डिग्री में जा रहा है। तो अभी डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया क्रिटिकल एंगल का, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच angle of refraction in the rarer medium is 90 degree and the ray will go along the surface। ये याद रखिए। तो ये रियलाइजेशन क्या है, रे को सरफेस से जाना है, और जब रे सरफेस से जाएगा तो ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आईसीसी में आया है, ये डायग्राम दिया है, ये व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू आर, व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड, तो देखना है कि ये सरफेस से जा रहा है तो 90 डिग्री है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। तो दिस इज द मीनिंग। तो अभी यहाँ पर भी देखिए ये भी सरफेस से जा रहा है, तो इसका मतलब इस रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इसका आंसर होगा, क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो लेकिन अभी किसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये देखिए इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे इज ऑलवेज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो इसलिए ये इंसिडेंट रे तो पता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमको पता चल जाएगा क्रिटिकल एंगल क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप ऐसे प्रोटेक्टर रखिए, ठीक है, ऐसे ये बेस लाइन जो है इसके साथ होना चाहिए, तो इसके सरफेस के साथ नॉर्मल बनता है, तो यह 90 डिग्री होगा, तो मार्क कीजिए, फिर ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। देखिए ये नॉर्मल हो गया। अभी क्या सीखा हमने, क्रिटिकल एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम, प्रिज्म मतलब ये ग्लास। तो ये एंगल ऑफ
इंसिडेंस हो गया, यही क्रिटिकल एंगल। अभी ये कितना है ये पता करना। अभी देखिए यहाँ पर टोटल दिया है 133 और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 133 माइनस 90, तो 43 होगा। समझ में आ गया। ये टोटल देखिए डायग्राम में देखिए ये पूरा 133 दिया है, और क्योंकि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये क्रिटिकल एंगल है। तो कितना होगा ये वाला पार्ट, 133 माइनस 90 क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया 43 डिग्री। तो पहला आंसर हो गया, समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर ये वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये आ गया 133 माइनस 90। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बना के क्वेश्चन आ सकता है आईसीएससी में, तो आपको बेसिक समझना है। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रे गोज अलॉन्ग द सरफेस और फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ये डायग्राम ऐसे दिया है, अभी क्रिटिकल एंगल कहाँ है आपको पहले खोजना पड़ेगा, आपको सिचुएशन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इतना सारा स्टेप समझा दिया। तो आप फिर से शुरू से वीडियो देखिए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नॉर्मल चाहिए, इंसिडेंट रे चाहिए, उसके बीच में क्रिटिकल एंगल होगा यदि वो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से जा रहा है, तो याद रखें। हो गया। अभी व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जैसे प्रिज्म में 3 एंगल होते हैं, है ना, देखिए 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, कोई भी एक एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। तो होता क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मान लीजिए ये सरफेस से लाइट एंट्री कर रहा है और ये सरफेस से लाइट बाहर जा रहा है, तो ये 2 सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गया। अभी ये दोनों रिफ्रैक्शन वाले जो सरफेस है कहाँ मिल रहे हैं और कितना एंगल बना रहे हैं, तो इस केस में ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मान लीजिए इधर ऐसा डायग्राम दिया बोर्ड में, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ से फिर इधर निकल रहा है, तो ये सरफेस में रिफ्रैक्शन, ये सरफेस में रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। जैसे ये ए बी सी लिखेंगे तो अभी ए बी सी, तो सी इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। हमेशा ए ही एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होता है, जहाँ एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये याद रखिए। घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एक होता है लाइट रे यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो ये एक सरफेस हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी दूसरा यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये सरफेस हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ए बी सी। क्वेश्चन में देखेंगे तो ए बी सी लिखा है, तो ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कितना एंगल है ये अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 43 है, ये 43 आया, तो ये कितना होगा, तो आप चाहे तो इसको लेके कर सकते हैं, नहीं तो पूरा एंगल को ऐसे लेके भी कर सकते हैं। ये पूरा 133 था, तो ये कितना होगा, तो टोटल 180 माइनस 43 कर सकते, 133 कर सकते हैं, वो भी सही होगा। और यदि आप इस एंगल क्रिटिकल एंगल को लेना चाहते हैं ये, तो ये और ये मिला के 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस 43 हो जाएगा। तो ये 90 माइनस 43 कितना होगा, तो 47 होगी, और ये 90 है, तो एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए कितना हुआ 180 माइनस 90 प्लस 47, so 180 माइनस 137, तो 43 47 है ना, 43 47, फिर ये 90, ये 47, तो ये कितना होगा, तो कैलकुलेशन करिए,
43 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 43 ही आ रहा है। तो आपको समझ में आया कैलकुलेशन। तो ये क्या है, क्लास 7 लेवल का ज्योमेट्री। तो क्लास 7 लेवल का ज्योमेट्री लगा के ये निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो गया 43, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 43 हो गया। और आपको समझ में आया एंगल ऑफ प्रिज्म। कभी ये भी हो सकता है, यदि इधर से लाइट एंट्री कर रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से एंट्री कर रहा है, कौन से दो सरफेस से रिफ्रैक्ट कर रहा है, वही दोनों के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू। अभी ये जो रे है ये सरफेस से जा रहा है। अभी देखिए यहाँ का पैटर्न में बता देता हूँ। ये जो रे है ना, ये सरफेस से जा रहा है। जैसे इसके जो नीचे है कम एंगल वाले हैं तो ये बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो यदि क्रिटिकल एंगल से कम है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बेंडिंग, इट विल गो टू द रेयरर मीडियम। क्रिटिकल एंगल में एकदम सरफेस से जाएगा। अभी इसको यदि और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर से ऐसे 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 करके आ रहा है। तो यदि और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे और एक रे लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये पैटर्न के हिसाब से ये नीचे आ जाना चाहिए। तो इट इज़ कमिंग बैक टू द डेंसर मीडियम। तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। दो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर अभी देखिए, विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे सो दैट इट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ब्लू रे से जा रहा है तो ये सरफेस से जा रहा है। अभी यहाँ कौन सा रे लेंगे तो ये इधर बैक टू द डेंसर मीडियम आ जाएगा, बैक टू द क्लास। सरफेस से नहीं, हाँ अंदर चले आएगा ऐसे ऐसे। तो हमेशा याद रखना। तो क्या होता है, जो बीम्स, जो आइडिया में बता दे रहा हूँ, VIVGYOR। तो रेड के लिए हमेशा याद रखिए। तो रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होगा और मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल भी होगा। तो याद रखिए। तो क्रिटिकल एंगल रेड का सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी ब्लू रे यहाँ जा रहा है, तो रेड को यदि हम यहाँ देंगे तो रेड का तो और ज़्यादा क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल 43 से भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इस एंगल से तो वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इधर वाले नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये ब्लू है तो ब्लू से इस साइड में वायलेट या इंडिगो, ये इसके क्या होंगे, इसका क्रिटिकल एंगल 43 से कम होगा, 43 से कम होगा। तो मान लीजिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंडिगो ये 42 है, और यदि यहाँ से हम इंडिगो लाइट दे देंगे, वो हम 43 में दे रहे हैं, इसको रिप्लेस करना है, यानी कि ऐसे ही इंडिगो देना है। अभी क्रिटिकल एंगल 42 है, लेकिन ये इंडिगो के लिए 43 में इंसिडेंट कर रहा है। तो 43 इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा इंडिगो। तो आप चाहे तो वायलेट भी लिख सकते हैं। तो वायलेट और इंडिगो ये रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी 43 से ज़्यादा है। तो रेड के लिए ये कम हो जाएगा, तो कम होने से तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो आइडिया समझ में आ गया। तो ये याद रखिए, रेड के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल। तो यही क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट विल हैपन इफ ब्लू रे इज रिप्लेस्ड विद येलो। तो ब्लू रे इज रिप्लेस्ड विद येलो बोलेंगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। तो जो येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, और इंडिगो और ब्लू उनकी क्रिटिकल एंगल कम है, 43 से कम है, इसलिए 43 में देने से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। तो इस तरह से आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, डायग्राम, कैलकुलेशन, रिफ्रैक्शन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, या सरफेस से ले जाना है,
तो अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।